सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल एग्जाम हैप्पी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आपके लिए विज्ञान के अंतर्गत जो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अंतर्गत हम आपके लिए यहाँ पे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आपके बीच उपस्थित है। और ये वैसे प्रश्न फ्रेंड्स जो हमेशा रिपीटेड प्रश्न है, यानी हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वैसे ही प्रश्नों को लेकर के आज हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो यदि आप भी जीएस के अंतर्गत यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी करने में यह बहुत ही कारगर साबित होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने हुए रहेगा। इसमें केवल वही चुनिंदा प्रश्न होंगे जो अब तक आए हुए हैं और आपके एग्जाम में अवश्य ही आएगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, आपको हम यहाँ पे रसायन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आया हुआ था। आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड्स, देखिए साधारण नमक क्या है? साधारण नमक का सूत्र है। साधारण नमक का सूत्र है। साधारण नमक कौन होता है फ्रेंड्स? आप जानते हो कि साधारण नमक जो हम लोग खाने का यूज में करते हैं, ठीक है, साधारण नमक उसको हम लोग कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है आपसे पूछा जाता है और ये लगभग आपको 15 से 20 बार यह प्रश्न आ गया है। तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है वो होता है NaCl, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। और ये जो होता है साधारण नमक का सूत्र होता है। तो यदि आपको याद होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पहले कमेंट कीजिए कि हाँ सर इसका आंसर यह हुआ, या आप कितने सही कर पाए। जैसे ही हम बताते हैं आप कितने सही कर पाए वो हमारे जाकर के जब आप प्रश्न को बना लीजिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए सेकेंड देखिए क्वेश्चन क्या कुछ आया हुआ आपके लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आया हुआ फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? आपसे पूछा है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? देखिए ये सूत्र वाले 10-5 क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स, हर बार आपके एग्जाम में निकल के आ जाते थे। सूत्र का एकदम महत्वपूर्ण 4-5 गो है, ये हर बार पूछता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। यहाँ पे सोडा के रूप में आपको 2 गो सोडा से प्रश्न आता है, एक बेकिंग सोडा होता है और एक धोबिया सोडा या धमन सोडा होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा मतलब मीठा सोडा हो गया या खाने वाला सोडा हो गया, इसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होता है वो होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 इसको हम लोग कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? तो आप देख लीजिएगा, इसी को जो है हम कहते हैं फ्रेंड्स, इसी को देखिए यहाँ पे Na का हो गया सोडियम, सोडियम, ठीक है, और H से होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और CO3 जो होता है वो फ्रेंड्स होता है कार्बोनेट। यानी अगर इसको रासायनिक सूत्र जो है पढ़ने के लिए कहा जाए कि रासायनिक नाम क्या है, तो आप पढ़िए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या नहीं तो इसी को कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या इसको बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो यह बेकिंग सोडा है उसका सूत्र क्या होता है। आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा, NaCl दे देगा, NaHCO3 दे देगा, NaCO3 दे देगा, Na2CO3 दे देगा। तो आपको जज करना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो बेकिंग सोडा मतलब क्या होता है? बेकिंग सोडा का मतलब हो गया खाने वाला सोडा हो गया फ्रेंड्स, मीठा सोडा हो गया, उसी को हम लोग यहाँ पे बेकिंग सोडा, और उसको रसायन की भाषा में क्या कहेंगे? NaHCO3 कहेंगे, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे, या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या आपको आया हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोवन सोडा। देखिए अभी आपका हम बात ही चला रहे थे और क्वेश्चन आ भी गया है, तो लगभग 20 से 25 बार पूछ दिया है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप जान जाइए यहाँ पर फ्रेंड्स कि धोवन सोडा मतलब होता क्या क्या है, ठीक है। धोवन सोडा का मतलब देखिए, एक तो आप जान गए धोबिया सोडा, एक आप जान जाइए क्या चीज? धोबिया सोडा कहते हैं इसी को। और इंग्लिश में देखिएगा तो इसी को कहते हैं फ्रेंड्स वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं इसी को? वॉशिंग सोडा, वॉश करने के लिए जो सोडा आता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? मतलब कि रसायन की भाषा में इसको आप कैसे जानते हैं, क्या सूत्र से जानते हैं? तो देखिए इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स? Na2CO3 इंटू
10H2O होता है। तो अब बताइए इसको पढ़ते क्या है। तो आपसे यदि प्रश्न किया है कि सूत्र क्या होता है, तो इस तरह से जहां लिखा हुआ रहेगा उसमें आप टिक कर दीजिएगा। लेकिन पूछ देता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है। ये जो नाम है धोवन सोडा, ये आपका व्यापारिक नाम है फ्रेंड्स। व्यापारिक नाम मतलब जिसको हम लेन देन में प्रयोग करते हैं, किसी को देने में, लेने में, खरीदारी में जो ज्यादा करके बोला जाता है, तो उसको धोबिया सोडा या धोवन सोडा या वाशिंग सोडा बोलते हैं। तो व्यापारिक नाम हो गया। ठीक है, और इसी का यहाँ पे जो है ये जो सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये क्या होगा, उसका रासायनिक सूत्र हो गया। और रासायनिक नाम कोई पूछ देगा तो आप क्या बोलेगा, सोडियम कार्बोनेट। और ये H2O हाइड्रेट हो गया, जल हो गया। तो 10 है, 10 इसलिए इसको पढ़ेंगे डेका हाइड्रेट। क्या पढ़ते हैं, डेका हाइड्रेट। यानी इसका क्या हो जाता है नाम, तो इसका नाम हो जाता है फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। और 10H2O का मतलब है डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। किसका सूत्र होता है, तो ये आपका हो जाता है फ्रेंड्स धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाता है। तो ये सूत्र जो आपको 4-5 घूम दे रहे फ्रेंड्स, उसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर सूत्र से आएगा क्या, आता ही है तो आएगा, तो इसी से एक प्रश्न आपके छपे हुए मिलेंगे। तो हम सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विरंजक चूर्ण। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्टर, यहाँ पे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम या कुछ भी पूछा जाता है, तो विरंजक चूर्ण से संबंधित सारी चीजों को आप यहाँ पर जान जाइए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए विरंजक चूर्ण क्या होता है, आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं, देखिए विरंजक चूर्ण को ही बहुत ही प्रचलित नाम है फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर। इसी को क्या कहते हैं आप लोग, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। अब बताइए कि यह भी प्रश्न आता है कि किसी भी जल को रोगाणु रहित करने में किस पाउडर का छिड़काव किया जाता है, उसमें क्या मिलाया जाता है। तो वही चीज है फ्रेंड्स, वही है ये विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को जैसे अगर बरसात के दिनों में आपके कुएं में जैसे होता है पानी भर जाता है, अगर वो कुआं का पानी आपको पीने लायक यूज करना है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाता है, जिससे पानी में जो रोगाणु कीटाणु ये सब जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो वही वो ब्लीचिंग पाउडर। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ दिया गया है कि जल को रोगाणित रहित करने में कौन सा यहाँ पे यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको वहां पर दे देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस दे देगा, धोबिया सोडा दे देगा, मीठा सोडा दे देगा या बेकिंग सोडा जिसको आप कहते हैं, और विरंजक चूर्ण दे देगा। तो अब क्या मारिएगा, विरंजक चूर्ण। तो देखिए यहाँ पर रासायनिक सूत्र की बात है। किसकी बात है, रासायनिक सूत्र की बात है। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है हम लोग इस तरह से लिखते हैं, CaOCl, Cl भी कहते हैं, या इसी को मिलेगा आपको CaOCl2। यही दोनों सूत्र होता है, चाहे आप इस तरह से लिख लीजिए या इस तरह से लिखिए, दोनों एक ही चीज है। तो आप देख लीजिएगा इससे ज्यादा करके CaOCl2 होता है। क्या होता है, विरंजक चूर्ण का ज्यादातर सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अब बताइए कि सूत्र पूछ दिया, इसका नाम पूछ देगा तब क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो Ca से क्या हो गया, आप देख लीजिए यहाँ पे Ca। ठीक है, Ca से होता है कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम ना। और O से क्या होता है फ्रेंड्स, ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी। और Cl2 से क्या होता है, क्लोराइड। क्या होता है फ्रेंड्स, क्लोराइड। यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो क्या चीज है, आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र है। यानी CaOCl2 का क्या पढ़ा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ा जाता है। और क्या इसका उपयोग होता है, तो ये जल को रोगाणु रहित करने में, गंदे जल को साफ करने में, पीने योग्य बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए विरंजक चूर्ण हो गया। ये एक प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है, इसलिए सारे सूत्र जो अभी तक आए हुए उसको आप देख लेंगे पहले। चलिए एक और प्रश्न है फ्रेंड्स, लाफिंग गैस। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्टर, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम पूछ दिया जाता है। ठीक है, लाफिंग गैस का क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स, रासायनिक सूत्र या नाम। आप इसको एकदम पढ़ के जाइए क्योंकि हंसाने, लाफिंग गैस। ठीक है, अब जानिए इसको कि लाफिंग गैस को आप क्या क्या कह लेते हो। तो ठीक है, देखिए यहाँ लाफिंग गैस मतलब हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है फ्रेंड्स। कभी कभी पूछ देता है कि हंसाने वाली गैस कौन है, इनमें कौन सी गैस जो है हंसाने वाली गैस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हंसाने वाली गैस कौन है, तो देखिए फ्रेंड्स उसका सूत्र होता है N2O। क्या होता है, N2O। तो कभी कभी ये सूत्र दिया हो रहा है तो N2O लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो देखिए कभी कभी दे देता है सूत्र न लिख के दे देगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, क्या लिख देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और क्या लिख देगा फ्रेंड्स आपको, तो दूसरा में लिख देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या लिख देगा फ्रेंड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और तीसरा में लिख देगा क्या चीज, नाइट्रस ऑक्साइड।
नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा में लिख देगा, यहाँ तीसरा हो गया, चौथा में लिख देगा कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या होता है फ्रेंड्स, N2O यानी लाफिंग गैस का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है। तो ये आपको याद कर लें, N2O को क्या बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड ही बोला जाता है। N2O को क्या बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कभी N2O लिख के दे देगा और नहीं तो नाइट्रस ऑक्साइड लिख के दे देगा। तो ना लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का नाम क्या चीज है फ्रेंड्स, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। इसी को N2O न तो कहीं पे लिख देगा NO2, फिर लिख देगा NO3, इस तरह से लिख देता है NO। तो आपको दिमाग में रखना है कि N2O, तो NO भी नहीं होगा, NO2 नहीं होगा, NO3 नहीं होगा, N2O होगा। N2O को आप क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरह से केमिस्ट्री का एकदम आपके लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, वीडियो के अंत तक केवल बने हुए रहिएगा। चलिए एक और प्रश्न आ गया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप जानते हैं शायद शुष्क बर्फ किससे कहते हैं। ये तो 50 बार फ्रेंड्स प्रश्न आया है, जब से हम एग्जाम दे रहे हैं तब से हमको कहीं ना कहीं मिल जाता है। शुष्क बर्फ किससे कहते हैं, आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिएगा। शुष्क बर्फ किससे कहते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए शुष्क बर्फ या सूखा बर्फ, एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, तो यहाँ पे CO2 गैस ना, किसको, CO2 गैस यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को क्या पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कहते हैं फ्रेंड्स शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग यहाँ पे शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो एकदम दिमाग में बना लीजिएगा कि शुष्क बर्फ किससे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम लोग कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए आया हुआ है आपको, मार्स गैस किससे कहते हैं। ठीक है, मार्स गैस किससे कहते हैं फ्रेंड्स, यहां देखिए मार्स गैस किससे कहते हैं, आपको बताना है। देखिए आपको आज हम 4 ऑप्शन इसमें दे देते हैं। ठीक है, मार्स गैस किससे कहते हैं, CO2, सेकेंड है C2H4, थर्ड है CH4 और 4 है C2H6। अब बताइए कि इसमें मार्स गैस कौन है, 4 ऑप्शन आपको दे देता है। तो इसमें मार्स गैस जो है फ्रेंड किसको कहते हैं, तो आप याद रखिएगा मीथेन। क्या है, मीथेन। मीथेन को जो है हम लोग मार्स गैस कहते हैं, क्या कहते हैं, मीथेन। और मीथेन को मार्स गैस कहते हैं फ्रेंड्स। और मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4। अब देखिए कि इसमें CH4 आपका कहां था, तो CH4 देखिए आपका यहां पर है। ठीक है, CH4 यहां पर है, यानी मीथेन को आप क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मार्स गैस कहते हैं, और उसका सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा है आपसे, और क्या प्रश्न बहुत बड़ा आया है। चलिए सबसे पहले आप देखिए, आपसे प्रश्न पूछ दिया है फ्रेंड्स, परमाणु के कौन कौन से मौलिक कण होते हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, परमाणु के कितने मौलिक कण है, परमाणु के कितने मौलिक कण है फ्रेंड्स, आपको बतलाने हैं। ठीक है, क्योंकि इससे एक प्रश्न हमेशा आपको आएगा ही आएगा, ये आप जानिए कि इससे एक प्रश्न आपको आ रहा है। परमाणु के कितने मौलिक कण है, तो देखिए परमाणु के जो है 3 मौलिक कण है। ठीक है, परमाणु के कितने मौलिक कण है, 3 मौलिक कण है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ई से आपको है इलेक्ट्रॉन, पी से आपको है प्रोटॉन और एन से आपको है न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के 3 मौलिक कण है, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपसे दे देगा वहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सेकेंड में दे देगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिन। अगला दे देगा यहाँ पे न्यूट्रॉन, हेक्ट्रॉन, सेंट्रॉन, इस तरह से दे देगा। तो आपको याद रखना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, EPN। याद न तो याद रख लीजिएगा पेन। क्या याद रख लीजिएगा, पेन। पेन यानी P से प्रोटॉन हो गया, E से इलेक्ट्रॉन हो गया और N से न्यूट्रॉन हो गया। तो परमाणु के 3 मौलिक कण है, उसको ये किससे याद रखना है, पेन से याद रखना है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए अब आपसे क्या पूछ दिया जाता है, इसी पर आधारित प्रश्न जो सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। दूसरा, जैसे इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक पूछ देगा आपसे कि किसने किया इलेक्ट्रॉन का खोज, उसी तरह से कह देगा प्रोटॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का पूछ दिया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, और नेक्स्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन का खोज
किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। देखिए तीनों प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है फ्रेंड्स, ये तीनों में से एक प्रश्न आपका रहेगा। तो इस तीनों प्रश्न को अगर आप कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, किसी में आपको बुझाएगा तो जे थॉमसन कहिएगा, किसी में गोल्डस्टीन कहिएगा, किसी में रदरफोर्ड कहिएगा, किसी में जेम्स चैडविक कह लेते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली याद नहीं रहता है। तो इसके लिए एक ट्रिक देखिए आप दिमाग में रख लीजिएगा, ये तीनों को याद करने के लिए एक ट्रिक दिमाग में याद रख लीजिएगा, एकदम हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए एक याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए ईटा, ईटा पर नाचा भाभी, कहां पर नाचे भाभी, ईट पर नाचे भाभी, ठीक है। इससे आपको तीनों मौलिक कण का आविष्कारक का नाम याद हो जाएगा कि खोज किसने किया, ठीक है। तीनों मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो ईटा पर नाचे भाभी, देखिए इस है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और टा है, टा से है फ्रेंड्स जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है। क्या इसको हिंदी में रहता है जे थॉमसन या उसी को टॉमसन। तो ईटा, ईटा ईस हो गया इलेक्ट्रॉन और टास हो गया, याद रखिएगा टॉमसन, क्या हो जाएगा टॉमसन, या इसी को कहेंगे थॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया फ्रेंड्स, तो जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो यहां पे आपको बोलना होगा फ्रेंड्स जे थॉमसन ने किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो अब देखिए आपको याद होगा जे थॉमसन, ठीक है, हो गया। अब देखिए पर है यहाँ पर, तो प और र, प का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटॉन, क्या है आपका प्रोटॉन ना, और र से क्या है फ्रेंड्स, तो र से है आपका रदरफोर्ड, या नहीं तो इसी को कह लेंगे हम गोल्डस्टीन, क्या कह लेंगे, गोल्डस्टीन, जो मिलेगा आप देख लीजिएगा। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया, या उसी को रदरफोर्ड कहेंगे, ठीक है। प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया। अब देखिए नाच, नाच है फ्रेंड्स, यहां देखिएगा नाच, तो ना और च अलग अलग है। तो ना से हो गया फ्रेंड्स न्यूट्रॉन, ना से क्या हो गया न्यूट्रॉन, और च से क्या हो गया फ्रेंड्स चैडविक, चैडविक, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या, जेम्स चैडविक। यानी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो नाच, न्यूट्रॉन में नाच, नाच, नाच से नाच हो गया न्यूट्रॉन और च से हो गया जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया फ्रेंड्स, जेम्स चैडविक ने किया। इस तरह से आप यहां पे देखिए ईटा पर नाच, ईटा पर नाच से आपको परमाणु के जो तीन मौलिक कण होता है, तीनों मौलिक कण का आविष्कार किसने किया उसका आप यहां पर नाम याद कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे तीन को मौलिक कण होता है, कौन कौन होता है, तो उसका याद करने के लिए हम क्या बताएं आपको फ्रेंड्स, पेन याद रखिएगा। पेन से क्या हो गया, पी हो गया प्रोटॉन, ई हो गया इलेक्ट्रॉन और एन हो गया न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया उसके लिए याद रखिएगा ईटा पर नाचला भाभी, ठीक ना, उससे आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पे। अब आपसे यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स, पूछ रहा है आपसे, देखिए पूछा है मिश्र धातु, जब दो मिश्र धातु से संबंधित प्रश्न जो बहुत बार आता है, देखिए सबसे अधिक क्या आया हुआ है, सबसे अधिक आता है फ्रेंड्स कि पीतल, सबसे अधिक आता है कि पीतल किस का मिश्र धातु है, मतलब कौन कौन से मिलके यहां पर पीतल बनता है, कौन कौन तत्वों से मिलकर के पीतल बनता है। और देखिए दूसरा का जो सबसे अधिक आया है कांसा, कांसा किस तत्व से किस तत्व से मिलकर बना मिश्र धातु है, कांसा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका बहुत बार आया हुआ है। सबसे अधिक देखिए कांसा और पीतल आता है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा आप, या नहीं तो कोई एग्जाम दिए होंगे तो आप देखिए रहे होंगे। तो पीतल किसका मिश्र धातु है, मिश्र धातु का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, दो या दो से अधिक धातु मिल करके एक नए प्रकार के धातु का निर्माण करते हैं, या नए प्रकार के धातु के नाम का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं मिश्र धातु। मतलब दो अलग अलग धातु जब आपस में मिलती है और एक नया जो यौगिक बनता है, नया जो मटेरियल बनता है, वो आपको कहलाता है मिश्र धातु, ठीक है। तो मिश्र धातु, तो यही पूछा कि पीतल जो है, पीतल यहाँ पे क्या धातु के रूप में नहीं, मिश्र धातु है। पीतल क्या है, कोई भी बर्तन जो बना वो मिश्र धातु है, उसमें दो या दो से अधिक धातु मिलके उसको बनाया है, तो मिश्र धातु हुआ। तो पीतल किसका मिश्र धातु, कौन कौन चीज इसमें मिला हुआ रहता है, तो देखिए इसका आंसर आप याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानते हैं तो बताइए हमें। पीतल जो है देखिए फ्रेंड्स वो Cu प्लस Zn, किसका मिश्र धातु है, Cu प्लस Zn। Cu मतलब आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है, Cu मतलब है कॉपर और Zn मतलब है फ्रेंड्स जिंक। यानी कॉपर और जिंक जब मिलाया जाता है
तो एक नया धातु का निर्माण होता है और वो क्या बनता है फ्रेंड्स, पीतल। यानी पीतल क्या चीज है, धातु है, लेकिन मिश्र धातु है। किस प्रकार का, मिश्र धातु है, क्योंकि वो मिक्स किया हुआ चीज है। ठीक है, तो पीतल किसका है, कॉपर और जिंक, या इसी को बोलते हैं कॉपर और जिंक का मिला हुआ धातु होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिए, कांसा किस किस तत्व से मिलकर बना हुआ मिश्र धातु, कांसा। ठीक है, तो कांसा का बर्तन होता है, आप जानते होंगे, वो होता है फ्रेंड्स Cu प्लस एसएन, Cu प्लस एसएन, यानी कॉपर और टीन। कॉपर और टीन को जब हम मिलाते हैं, देखिए यहाँ पे Cu का क्या मतलब होता है, कॉपर। ठीक है, Cu का मतलब होता है कॉपर और एसएन का मतलब होता है टीन, यानी कॉपर और टीन को जब आप मिला दीजिएगा, ये कॉपर और टीन धातु को मिलाइएगा, तो ये जाकर के जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक नया धातु बनेगा, एक नया बर्तन बनेगा, एक नया मिश्र धातु बनेगा, और उसको आप कहिएगा फ्रेंड्स कांसा। यानी कांसा किस किस तत्व से मिला है, कॉपर और टीन से मिला है। तो आप केमिस्ट्री के अंतर्गत दोनों को एकदम दिमाग में बना लीजिएगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न आपको लगभग, चाहे अगर आप बिहार पुलिस दे रहे हैं, हरियाणा पुलिस दे रहे हैं, या एमपी पुलिस दे रहे हैं, या झारखंड पुलिस दे रहे हैं, या एसएससी रेलवे कोई भी दे रहे, तो ये आपको विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्या आया हुआ है। नेक्स्ट है, देखिएगा आप यहां पर लिखा हुआ है, हाँ, पीएच मान से है प्रश्न। किससे है फ्रेंड्स, यहां देखिएगा पीएच मान। ठीक है, पीएच मान से एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा था वही हम आपके बीच लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जान जाइए, आपसे पूछ देगा, एक यहां पे लिख देगा एक वस्तु का पीएच मान। ठीक है, पीएच मान 7 से अधिक है, एक वस्तु या पदार्थ कह लीजिए का पीएच मान 7 से अधिक है, तो वह किस प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन देखिए आपको दे देगा, अम्लीय, बी दे देगा आपका क्षारीय, और सी दे देगा आपको उदासीन, और डी देगा आपको कोई नहीं, इस तरह से दे देगा। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे याद रख ले, कभी पूछ देगा एक पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह किस प्रकार का पदार्थ है, तो आपको यहां पर बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए पीएच मान से संबंधित एक बात को आप जान जाइए, क्योंकि एक प्रश्न आता है, इसलिए इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पीएच मान के लिए आप यहां पे याद कर लीजिएगा पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल, ठीक है, ये पीएच स्केल है, ये 0 से लेकर के फ्रेंड्स 14 तक होता है। ठीक है, और मिडिल पॉइंट जो होता है वो फ्रेंड्स होता है 7, मिडिल में 7 हो गया, 0 से 14 तो बीच में 7 हो गया। अब देखिएगा इधर 7 है, अब इधर क्या हो गया, 7 से कम, 7 से कम, और इधर आगे चलिएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, 7 से अधिक, 7 से अधिक। तो देखिए पीएच मान पर ही प्रश्न बहुत बार पूछ दिया गया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इस 7 से अधिक हो गया, इस 7 से कम हो गया, और ये क्या हो गया फ्रेंड्स, 7 के बराबर, एकदम 7 के बराबर। तो याद रखिएगा, यदि 7 से कम है, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान, जैसे आपको दे दिया फ्रेंड्स पीएच मान जो 7.1 दे दिया, या कहीं दे दिया, इधर दे दिया 7 दे दिया, और इधर दे दिया 6.9 दे दिया, तो 3 को देखिए आपको यहां पर हम दे रहे हैं, एक है 6.9 है, एक सीधे 7 है, और एक जो है फ्रेंड्स आपका 7.2 है। इस तरह से आपको दे देगा। ठीक है, तो अब बताइए 6.9 क्या है, 7 क्या है, 7.2 क्या है, ये 3 चीज होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि यहां पर पीएच मान 7 से कम, यानी 6.9 माने 7 से कम है, 7 से कम है, तो ये होता है अम्लीय। क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है अम्लीय। और 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, तो ये होता है क्षारीय। और 7 के बराबर, एकदम 7 के बराबर, तो इसी को कहते हैं हम लोग उदासीन, न्यूट्रल। क्या कहते हैं इसी को, उदासीन। तो अब आप एक चीज दिमाग बना लीजिएगा कि एक वस्तु का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह किस प्रकार का पदार्थ है। तो अब बताइए 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक है, तो आप देखिए 7 से अधिक किस में जा रहा है, क्षारीय में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्षारीय। अब यहीं पर लिख देता पीएच मान 7 से अधिक था, यहां लिख देता 7 से कम है, 7 से कम है तो वह किस प्रकार का है। अब बताइए, तो 7 से कम, ई वाला हो गया, 7 से कम इधर, तो ये कैसा लिखा हुआ है, अम्लीय। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा अभी। अब देखिए यहां पे अबरी लिख देगा कि यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 के बराबर है, क्या लिख देगा, 7 के बराबर। ठीक है, 7 के बराबर है, वह किस पदार्थ का पदार्थ है,
तो 7 के बराबर देखिए एकदम 7 पर है तो उसको क्या लिखते हैं, उदासीन। क्या लिखते हैं, उदासीन। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए पीएच मान से एक प्रश्न आपको एकदम दिमाग में बना के रखिएगा। कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, पूछेगा। कम होगा तो अम्लीय, अधिक होगा तो क्षारीय, और एकदम बराबर होगा तो उदासीन होता है। इस चीज को आप बना लीजिएगा दिमाग में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि इससे और क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम आप परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसको एक बार देखिए लीजिएगा, वीडियो के अंत तक नहीं देखिएगा तो आपको बहुत प्रश्न छूट सकता है और आपका 1 नंबर कम हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट देख लीजिए आप। अगला जिसे आपसे पूछा है, देखिए अगला पूछा है फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा और मानव रक्त। दो बार बहुत बार प्रश्न है, दो प्रश्न देखिए आपसे बहुत बार पूछा, अभी एनटीपीसी में आ गया था। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। पीएच मान से मानव रक्त का पीएच मान कितना है, यहाँ पे देखिए दे देगा 7 गो ऑप्शन, यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दे देगा, जैसे 7.1 दे देगा, 6.9 दे देगा, 6.4 दे देगा, 7.4 दे देगा। अब आपको बताना है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। हमारा जो ब्लड है मानव, उसको ब्लड कैसा होता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। तो ब्लड जो है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। आप क्षारीय होता है मतलब आप समझ गए कि इसका पीएच मान 7 से ऊपर होगा। क्षारीय होगा तो इसी आप समझ गए 7 से ऊपर होगा। तो 7 से ऊपर देखिए यहाँ 2 गो आया है, कौन कौन, एगो 7.1 और एगो 7.4। तो रक्त का पीएच मान जो होता है फ्रेंड्स वो 7.4 होता है। एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा, बहुत बड़ा आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब चलिए एक चीज और यहाँ है, यहाँ पे एक वर्षा होता है जिसको आप जानते हैं अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा, या इसी को बोलते हैं हम लोग एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, ये भी आपसे पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो आप सबसे पहले जान गए, 4 गो ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए 7.1, 6.5, 5.5 और 7.4 ऐसे दे दिया। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको लिखा क्या है, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय कब होता है, जब वो 7 से कम होगा। पहला चीज कि 7 से कम होना चाहिए, अपने बिठा लीजिए। तो देखिए ये दोनों 7 से अधिक होला है, इसलिए ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो जाता है। ऐसे देखिए हम लोग टिकिंग करते हैं। अब बच्चा 6.5 और 5.5। तो अम्लीय वर्षा के लिए 5.5 होना चाहिए या इससे कम भी चलेगा, ठीक है। 5.5 या इससे कम, यानी अम्लीय वर्षा कब होता है, तो उसका पीएच मान क्या हो जाए फ्रेंड्स, आपका 5.5 से कम हो जाए या 5.5 के बराबर रहे या उसके निकट रहे, तो वो अम्लीय वर्षा का पीएच मान हो जाता है, ठीक है। तो पीएच मान आप यहाँ देख लिए, किसका देख लिए, मानव रक्त का, जो कि अभी तक 50 बार पूछ दिया। और दूसर का यहाँ पर किसका आप देख लिए, तो यहाँ पे देख लिए अम्लीय वर्षा का, ये 20 बार पूछ दिया। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनल रहिएगा खाली। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किससे कहा जाता है। देखिए फ्यूल पार्ट में आ गया, ये कौन पार्ट आ गया फ्रेंड्स, फ्यूल, ईंधन पार्ट। भविष्य का ईंधन किससे कहा जाता है, ईंधन है ना, तो भविष्य का ईंधन किससे कहा जाता है, कौन से यहाँ पे तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आपसे दे देगा 4 गो ऑप्शन, दे देगा हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, एलपीजी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भविष्य का ईंधन कौन से यहाँ तत्व को कहा जाता है, दिमाग में रख लीजिएगा। तो आप लिखिएगा भविष्य का ईंधन जो है वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पे हाइड्रोजन, कौन है, हाइड्रोजन। तो 4 ऑप्शन रहेगा तो हाइड्रोजन को टिक करके आइएगा, यानी भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, ये तो 50 बार से ज्यादा आया है, आप लोग जरूर बना के जाइएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है बताइए, बहुत बार आया है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है चलिए देखते हैं यहाँ पे। एलपीजी, एलपीजी, एल से होता है फ्रेंड्स लिक्विड, क्या होता है, लिक्विड ना। पी से क्या होता है फ्रेंड्स, पेट्रोलियम, क्या होता है, पेट्रोलियम। और जी से क्या होता है फ्रेंड्स, गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या इसी को कहते हैं द्रवित। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगर हिंदी में देगा तो क्या मारिएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस ना, और अंग्रेजी में देगा तो क्या मारिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो दोनों में प्रश्न रहता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश में देखेगा तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो मारा रहेगा देख लीजिएगा, नहीं तो हिंदी में देखना है तो द्रवित पेट्रोलियम गैस
किया हुआ रहेगा, उससे आप टिकिंग कर लीजिएगा। ये एलपीजी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ दिया है, ये आप जान जाइए, लगभग एक वो आइए जाता है एलपीजी वाला ना, तो इसको आप देख के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? नेक्स्ट प्रश्न है एलपीजी गैस। जो एलपीजी गैस जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं, एलपीजी गैस कौन है फ्रेंड्स? जो घर में हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने के जो गैस हम लोग लाते हैं उसी को हम लोग एलपीजी गैस कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि एलपीजी गैस ना, तो एलपीजी गैस, एलपीजी सिलेंडर गैस जो होता है उसमें गैस में क्या भरा हुआ रहता है? क्या भरा हुआ रहता है? ठीक है, इसमें गैस भरा हुआ रहता है, उस गैस में क्या चीज होता है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि क्या उसमें होता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ रहता है फ्रेंड्स, हमेशा इसमें दे देगा मीथेन और इथेन रहता है, दूसरा दे देगा इथेन और ब्यूटेन रहता है, तीसरा दे देगा प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है, और चौथा दे देगा कोई नहीं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन होगा। ठीक है, ये हमेशा प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। तो एलपीजी गैस में क्या भरा हुआ रहता है? तो आप यहां पे समझ जाइएगा फ्रेंड्स, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन ना, प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये किस में रहता है? एलपीजी गैस में। या याद रख लीजिएगा प्रोबा, काबा प्रोबा। जैसे आप हीरो होंडा लेते तो हीरो होंडा प्रो, पैशन प्रो, तो पूछते हैं कौन है, तो हमर हीरो होंडा पैशन प्रोबा ना, तो प्रोबा यानी प्रो, यहां पर क्या हो गया? प्रोपेन हो गया और बा से ब्यूटेन हो गया, यानी सिलेंडर गैस में क्या भरल रहता है? तो प्रोबा। क्या भरल रहता है? प्रोबा, प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे, टूटी हुई हड्डियों। देखिए टूटी हुई हड्डियों, जब आप गिरते हैं तो क्या होता है? हड्डी टूट जाती है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कौन से चूर्ण का उपयोग किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी आप चलते फिरते या गाड़ी चलाने में कभी गिर जाते हैं तो आपकी हड्डियां टूट जाती है। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? तो डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या करता है? तो आपको प्लास्टर करता है। ठीक है, क्या करता है? प्लास्टर करता है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? तो वही प्लास्टर जो होता है, तो फ्रेंड्स उसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ही उसको क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि वो जो टूटता है तो उसको जोड़ने के लिए जो हम लोग लेप करते हैं, पूरा सीमेंट जैसा जम जाता है, वो क्या चीज होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। यानी टूटी फूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही अच्छा नाम है ये। इसी तरह से आता है, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में यहाँ पे जो उपयोग किया जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, सभी इंपोर्टेंट प्रश्न देख लेना हम लोग को। आइए देखिए, लिख रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट क्या है फ्रेंड्स? फिलामेंट किस धातु का बना होता है? भैया बहुत बार पूछा है, बहुत बार, एकदम बनल रहिएगा अभी। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना हुआ होता है? किस धातु का बना हुआ होता है फ्रेंड्स? आपको दे देगा। ठीक है, यहां दे देगा बोरोन का। क्या दे देगा? बोरोन का। दूसरा दे देगा क्या? जिंक का। किसका दे देगा? जिंक का। तीसरा दे देगा एल्युमिनियम का, एल्यूमिनियम का। किसका दे देगा? एल्यूमिनियम का। और नेक्स्ट दे देगा फ्रेंड्स टंगस्टन। ठीक है, अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, देखिए आप बल्ब देख रहे होंगे फ्रेंड्स, बल्ब आप जान रहे हैं, देखिए ये होता है बल्ब, होता है ना, ये यहाँ पर दो ऐसे होता है और ये ऐसे बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में देखिएगा तो यहां से आप आते हैं, यहां से ऐसे ऐसे आते हैं, तो देखिएगा इस तरह से आपका रहता है बल्ब में, ऐसे ऐसे। तो ये यहाँ पे जो आता है इस तरह से होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट ये वाला फिलामेंट है। फिलामेंट कौन है? फिलामेंट देखिए ये वाला है, ये वाला फिलामेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट ये जो है किस धातु का बना हुआ रहता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ये बहुत ही आपको बहुत ही पतली होता है और बहुत ही पतला होता है और अधिक इसमें यहाँ पर टेम्परेचर सहने की ताकत रहती है, जिसके कारण वो बल्ब जल पाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना रहता है, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है।
तो देखिए आप याद रख लीजिएगा, टंगस्टन धातु का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है फ्रेंड? टंगस्टन धातु का बना हुआ रहता है। और यह प्रश्न लगभग अब तक 50 बार से ऊपर पूछ दिया है। यानी इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना हुआ है। चलिए आप इसको जान गए। और देखिए अभी बनल रहिएगा एकदम ऐसे इसमें प्रश्न आ रहा है जो केवल अइबे किया है ना, जो गया है वो नहीं है, जो आया है वह है। चलिए अगला देखिए, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया, यो पूछ दिया था। ये तो लगभग 100 बार आ गया फ्रेंड। सर्वप्रथम मानव ने इतिहासों में पूछ देता है, ठीक है, केमिस्ट्रियों में पूछ देता है, फिजिक्सों में। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, आपसे पूछ देता है किस धातु का प्रयोग किया था, ठीक है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, या सबसे पहले किस धातु का विकास हुआ, या सबसे पहले किस धातु का निर्माण हुआ। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दे देगा, आपको दे देगा, यहाँ पर दे देगा लोहा, सोना, चांदी और दे देगा फ्रेंड्स तांबा। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा धातु का पहले हुआ, लोहा का हुआ, सोना का हुआ, चांदी का हुआ, तांबा का हुआ, कौन सा धातु का सबसे पहले मानव ने आविष्कार किया या प्रयोग में लाया। तो देखिए फ्रेंड्स वो जो था वो तांबा है। वो कौन सा है आपको? तांबा है। यानी सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, वो आपका तांबा धातु का प्रयोग किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न देखिए आपको आया हुआ है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 7 है, वह तत्व है। आपसे देखिए परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा 20 तक। इससे एगो प्रश्न रहता है ना, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, कैसे कहिए परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या 7 है, परमाणु संख्या 7 है, तो वह तत्व कौन है, वह तत्व कौन है, उस तत्व का नाम बताना। देखिए नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है आपको, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको एगो सेलेक्ट करना है। तो किसी तत्व का परमाणु संख्या 7 है, वह कौन है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और सल्फर का कितना होता है 16। तो देखिए आपसे पूछा किस तत्व का परमाणु संख्या 7 है, तो नाइट्रोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 7 किसका है? नाइट्रोजन। तो इस तरह से परमाणु संख्या यदि आप याद रखिएगा तो आपको परमाणु संख्या जो 20 तक है, कम से कम 20 तक आपको यहाँ पे एकदम कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि 20 तक से हमने देखा है कि लगभग ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको इस सब एग्जाम में पूछता है, उससे ज्यादा लंबा नहीं जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए क्या है। अगला है, कमरे के तापक्रम पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? भैया बहुते बार मत पूछो कि कई बार आ गया। कमरे के तापक्रम पर, कमरे के तापक्रम पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? कमरे के तापक्रम पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, आपसे पूछ दिया जाता है। और इसमें ऑप्शन आप ले लीजिएगा। देखिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपका H, दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा आपका AU, तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा AG और चौथा ऑप्शन मिल जाएगा आपको HG, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि कमरे के तापक्रम पर कौन सा धातु जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है H, हाइड्रोजन, ये द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये यहाँ पे सोना, ये भी नहीं पाया जाता है, चांदी भी नहीं पाया जाता है, ये ठोस के रूप में होता है। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, इसको Hg जिसको हम बोलते हैं पारा, ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज फ्रेंड्स? मरकरी ना। अब देखिए पारा या मरकरी जो आप कहते हैं Hg, तो Hg क्या चीज है? ये धातु है। ये क्या चीज है? आपका धातु है। मरकरी, पारा क्या चीज है? एक धातु है। लेकिन धातु होते हुए भी यह एक सबसे बड़ा अपवाद है कि यह जो है किस रूप में? द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो एक चीज आप बताइए, धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस की अवस्था में पाई जाती है। साधारणतः सामान्यतः जो धातुएं होती है वो सबसे ज्यादा ठोस के रूप में पाई जाती है। लेकिन एक धातु ऐसा भी है, वो कौन है? Hg। वो कौन है? पारा, कि जो यहाँ कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यही एक प्रश्न जो है लगभग आपको पूछा जाता है कि कौन सी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप क्या बताइएगा? पारा बोलिएगा फ्रेंड्स, या संकेत लिखा हुआ रहेगा तो Hg दिया हुआ रहेगा। Hg को आप
सही करके आइएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अपवाद वाली चीजें बहुत ही अधिक पूछी जाती है, आप उसको एकदम दिमाग में बना लीजिए और ये सब प्रश्न एकदम हमेशा कंठस्थ रखिए, क्योंकि अभी आपको केवल एग्जाम में देना है। चलिए अब देखिए यहां पर है किस धातु का उपयोग, किस धातु का उपयोग ना फ्रेंड्स, क्या है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। आपसे पूछ दिया जाता है कि थर्मामीटर में भरल जाता है ना, थर्मामीटर जो हम लोग मापने के लिए लेते हैं, बुखार मापते हैं कि किसी चीज का तापमान मापते हैं, तो यहाँ पे किसी धातु का उपयोग, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो थर्मामीटर जो आप देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए अगर थर्मामीटर है तो थर्मामीटर देखिएगा लिक्विड टाइप की इतना दूर होता है ना, इधर टेम्परेचर लिखा हुआ रहता है। ये लिक्विड देखते हैं कि जब गर्म होता है तो कुछ यहाँ पे कम कभी होता है, कभी बढ़ता है, तो यह लिक्विड जो होता है किस चीज का होता है। तो आपके पास उसी तरह से ऑप्शन है कि ये किस धातु का उपयोग थर्मामीटर, थर्मामीटर के अंदर कौन सी धातु लगता है, सोडियम है, एयू है, एजी है, एचजी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है, तो अब इसमें से आपको जज करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए धातु जो है यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, तो पारा, थर्मामीटर के अंदर क्या भरा हुआ है फ्रेंड्स, पारा भरा हुआ रहता है, इसके अंदर पारा ना, यानी Hg, यानी थर्मामीटर के अंदर कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, तो पारा धातु का उपयोग किया जाता है। और उसका सूत्र क्या है, तो पारा का संकेत क्या है फ्रेंड्स, Hg, पारा का संकेत क्या है, Hg, यानी इसी का उपयोग जो है हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, किस में, पारा में, पारा यानी यहाँ पर थर्मामीटर ना, तो थर्मामीटर का उपयोग किस रूप में, तो ताप मापने के लिए, मनुष्य के मानव के शरीर का ताप मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा आप, अगला प्रश्न क्या है, किस तापक्रम पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, किस तापक्रम पर ना, टेम्परेचर पूछा है, किस तापक्रम पर पानी का घनत्व, ठीक है, पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, किस तापक्रम पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, पूछा है, इसमें 4 ऑप्शन दे देता है फ्रेंड्स, -4 डिग्री सेल्सियस, बी में हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, सी में हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस और डी में हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से 4 ऑप्शन दे देता है। तो किस तापक्रम पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो दिमाग में रख लीजिएगा फ्रेंड्स 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापक्रम है जिस पर पानी का घनत्व जो है वो सबसे अधिक होता है, यानी पानी का घनत्व सबसे अधिक किस पे होता है फ्रेंड्स, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिएगा, भारी जल पूछा है फ्रेंड्स आपसे कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, भारी जल, हेवी वाटर, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपसे पूछ दिया जाता है। ठीक है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका आंसर याद रखिएगा फ्रेंड्स, दे देता है H2O, दे देगा आपको D2O, दे देगा आपको यहाँ पे तीसरा P2O और अगला दे देता है यहाँ पे आपका D2O2। ठीक है, तो इसमें भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है ये आपसे पूछा जाता है और बहुत ही बार यह प्रश्न आया हुआ है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ड्यूटोरियम ऑक्साइड, D2 को क्या बोलते हैं, ड्यूटोरियम, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ड्यूटोरियम ऑक्साइड ना, D2O को क्या बोलते हैं, तो ड्यूटोरियम ऑक्साइड, यानी भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, तो ड्यूटोरियम ऑक्साइड होता है। थैंक्स, ड्यूटोरियम ऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला है सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है ये आपसे देखिए पूछ दिया गया है और ये एक बार नहीं, क्या बताएं हम कितने बार आया है, किस पदार्थ को सबसे अधिक कठोर माना जाता है, सबसे अधिक कठोर माना जाता है। ठीक है, या यहां पर दे देगा तत्व दे देगा या धातु दे देगा, को सबसे अधिक कठोर, जैसे कठोर का नाम आ गया तो आप अपने दिमाग में बना लीजिएगा कि यह चीज हमको मारना है। ठीक है, चाहे वो पदार्थ का दे या तत्व का दे या धातु का दे, तो वहां 4 ऑप्शन ऐसे आपको मिलेगा फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। तो किस पदार्थ को सबसे अधिक कठोर माना जाता है आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए दे दिया जाएगा AU, दूसरा का दे दिया जाएगा AG, तीसरा का दे दिया जाएगा कार्बन और चौथा का दे दिया जाएगा हीरा। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन, इसमें सबसे कठोर आपको कौन नजर आ रहा है, हीरा। हीरा जो है वो सबसे अधिक कठोर होता है, क्योंकि ये आप देखते होंगे जब भी आप अपने घर के अंदर चापाकल का बोरिंग करवाते हैं तो उसको लोग कहते हैं हीरा बोरिंग। क्या कहते हैं,
हीरा बोरिंग नाम भी सुने होंगे, जो चापाकल से बोरिंग होता है क्या कहता है, हीरा बोरिंग वाला क्या आया, हीरा बोरिंग। इसका मतलब क्या है, वो चट्टानों को छेद कर देता है, चट्टान के समझिए 400 500 600 फीट तक छेद करके और पानी निकाल देता है, ड्रिल करके तेल निकाल देता है। वही हीरा है जो सबसे अधिक कठोर होता है, जो चट्टानों को छेद करने में उपयोग में लाया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि चट्टान को छेद करने में कौन सा धातु का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, तो आप यहाँ पे बोलिएगा कौन है, हीरा। हीरा क्या है, तो ये कार्बन के दो अपरूप है। कार्बन के दो अपरूप कौन कौन है फ्रेंड्स, हीरा और ग्रेफाइट है। तो हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो अब तक लगभग 30 से 40 से 50 तक बार भी पूछ दिया गया है। तो आप ऐसे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इस चैनल पर यदि आप किसी भी राज्य की पुलिस सेवा की तैयारी करते हैं, तो आप इसके अंतर्गत हिंदी, रीजनिंग, जीके, मैथ और यहाँ पे इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट का तैयारी आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। और वो हम ही क्लास लेते हैं, उसके लिए आपको नहीं है, सारे क्लास का यहाँ सारे सब्जेक्ट का क्लास होता है। और यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा की भी तैयारी करते हैं, तो आप सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।